माय नेम इज़ ताहा, एज़ मेनी ऑफ यू नो, जो नहीं जानते हैं मेरा नाम ताहा है और मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2022 से हूँ। मेरा एडमिशन 2022 में हुआ था और उससे पहले मैं एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ था 2020 में। 2020 में एडमिशन होने के बाद मैंने वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ा था, मुझे कैंसिल कर दिया था बिकॉज मैंने फ़ीस नहीं पे करी थी। तो 2022 में मैंने वहाँ से ऑफिशियली अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर 2022 में मैंने अप्लाइड मैथ्स में एडमिशन लिया। अभी मैं अप्लाइड मैथ्स में सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं हुआ क्योंकि मेरे ईयर बैक्स जो थे ज़्यादा हैं, जो लिमिट है उससे ज़्यादा है। ऑलराइट, आपको पता ही है जो लिमिट है। तो यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें इकट्ठा की हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपका जो फोल्डर है RTI डॉक्स नाम का, जो कि मैंने पिन किया है व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, उसके अंदर आप उसको खोल लीजिए। उसको खोल कर आप देखते रहिए और उसके अंदर से ही मैं डॉक्यूमेंट्स कोड करूँगा। तो मैं काफ़ी इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूँगा कि क्या हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक, जो RTI फाइल किए थे मैंने डॉक्यूमेंटेशन मांगते हुए कि किस बेसिस पे HOD जो है हमें सेशनल देने से इनकार कर रहे हैं, किस बेसिस पे क्या पॉलिसी फॉलो की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है सिस्टम को इन्होंने, कि रूल्स कुछ हैं और रूल्स कुछ और फॉलो किए जा रहे हैं, और जो रूल फॉलो किए जा रहे हैं वो ऑर्डिनेंस की डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो स्टूडेंट्स कहाँ से देख कर समझे कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, वो वाली चीज़ है। और फिर जो RTI के रिप्लाईज़ हैं वो क्या है, और अभी तक जितना डेटा कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर मैं एक चीज़ अभी काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। कुछ लॉयर से मैंने बात की है अभी ऑलरेडी, और लॉ के स्टूडेंट से भी, और उससे पहले लॉ के स्टूडेंट से पहले, और उसके बाद अभी पिछले 5-6 दिन से लॉयर से। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि भाई आपके केस में काफ़ी, एक स्टूडेंट तो लॉ स्टूडेंट जो है जामिया से ही, उन्होंने, उस लड़के ने काफ़ी केसेस फाइल किए हैं ऑलरेडी, और तनवीर अहमद नाम के एक जो है डिफेंस लॉयर है, आप गूगल कर सकते हैं, उनके अंडर वो अभी काम कर रहा है। तो वो डिफेंस लॉयर है, काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, रेप्यूटेड है और कॉम्पिटेंट है। तो उनके अंडर जो लड़का काम कर रहा है इमरान नाम है, और वो जामिया का ही एलुमनाई है, लॉ डिपार्टमेंट से 2022 का। तो उससे मैंने बात की तो उसने भी काफ़ी हैरानी जताई और बताया कि भाई ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है जिसको इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है इन्होंने, और मुझे खुद समझाने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू लगता है, लेकिन नहीं है। जिस तरह से डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है और जिस तरह से डिपार्टमेंट इस सारे मामले में अपनी मनमर्जी चला रहा है, ख़ास करके जो HOD हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चीज़ों को आर्बिट्रली इंटरप्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा मसला मुझे किस तरह अफेक्ट करता है, बस ईयर बैक से नहीं करता है। मेरा जो ईयर है, मेरा पूरा जो एकेडमिक सेशन रहा है, एकेडमिक करियर रहा है 2018 से, जब मेरा 12th ख़त्म हुआ था, मेरा 12 2018 में ख़त्म हुआ, तो वहाँ से लेके अभी तक काफ़ी टाइम हो गया। टेक्निकली मेरी PhD स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन PhD स्टार्ट होकर भी और 2 साल हो जाने चाहिए थे अगर से मैं PhD करता। तो इतना कुछ है। तो मैं आप लोगों से, और जो भी है, जो भी सुन रहे हैं इसको, एवरीवन, बट आई कैन रिलेट विथ योर स्ट्रगल इन अ वेरी रियल सेंस, बिकॉज मैं भी उससे ही गुजर रहा हूँ और गुजर चुका हूँ ऑलरेडी और फिर गुजर रहा हूँ। तो ये बैक लगना या फिर डिग्री लैप्स हो जाना, जो कि मैंने महसूस तो नहीं किया है, लेकिन एरोनॉटिक्स में एक खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो ऐसे नहीं कि मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आप लोग सब लोग क्या महसूस कर रहे हैं, कर सकता हूँ मैं। तो ज़्यादा टाइम हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, मुझे थोड़ी ज़्यादा बात करने की आदत है, तो मैं चीज़ों को जितना हो सकता है उतना टोन डाउन करके जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कंप्लेंट फाइल की थी मैंने, वो सारी चीज़ें तो सबको पता है। और उसके बाद में जो चीज़ें हुई, RTI से मैंने फ़ाइल किए थे। RTI अब क्यों फ़ाइल किया था मैंने, इसलिए फ़ाइल किया था क्योंकि 15 मई को जब मैंने HOD से बात की थी जाकर, तो मैंने उनको ये डॉक्यूमेंट दिखाई थी जो हम स्टूडेंट्स के पास है देखने के लिए, कि जिसमें इंटरनल असेसमेंट का क्या जो है रूल है, पॉलिसी है, वो दिखाने के लिए कि सर इसमें तो ये लिखा है। क्योंकि हमारे पास जो है हम वही दिखाएंगे, आप अगर से कुछ चेंजेस किए हैं तो आप दिखाइए, नोटिस दिखाओ, कुछ दिखाओ, उसकी किसके बेसिस पे आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो सारे जामिया में हमको पता है कि भाई हर जगह ये सिस्टम फॉलो होता है कि आपका 25 मार्क्स का इंटरनल होता है, 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है। अगर से आप इंटरनल में फेल हो जाते हो तो आप एक्सटर्नल नहीं दे सकते, और अगर से आप इंटरनल पास कर जाते हो और एक्सटर्नल फेल हो जाते हो तो अगली बार आपको बस एक्सटर्नल देना पड़ता है। और अगर से आप एक्सटर्नल फेल हो जाते हो तो अगली बार आपको एक्सटर्नल देना होता है। वो पॉइंट कवर कर लिया। अगर से आप दोनों फेल हो जाते हो तो दोनों देने होते हैं, लेकिन अगर से आप इंटरनल फेल होते हो तो आप नहीं दे सकते अपना पेपर। टेक्निकली वो चीज़ है, इतनी चीज़ हमको पता है। ठीक है, तो मैथ्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और ज्योग्राफी में ये रूल फॉलो नहीं होता है। हमारे पास वेटेज भी डिफरेंट है, 40 मार्क्स का और 60 मार्क्स का। ठीक है, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है अब उसके हिसाब से ही हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
क्योंकि जामिया में छोटी छोटी चीज़ें भी चेंज हुई थी। आपको मैं नोटिस से रेफ़र कर सकता हूँ इस ऑर्डिनेंस के, जो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ। RTI डॉक्स वाला जो फ़ोल्डर है उसको आप खोल लेंगे अगर से वहाँ पे, तो उसके अंदर आपको सारे ऑर्डिनेंसेस और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ सारे दिखेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप ऑर्डिनेंस 38 जुलाई 2025 वाला फ़ोल्डर अगर से आप खोल लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 164 से यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमारी फ़र्स्ट काम वाली चीज़ है। तो यहाँ पे HOD को मैंने बताया था 15 मई को हाईलाइट किया था मैंने पेज नंबर 170 में इंटरनल असेसमेंट वाला सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमको बस एक चीज़ दी है क्लियरली कि फैकल्टी ऑफ साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज में 40 और 60 मार्क्स का जो है स्प्लिट होगा वेटेज में, 40 का इंटरनल 60 का एक्सटर्नल पेपर, ठीक है। यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं लिखी है जो कि हम देखेंगे इंटरनल्स के बारे में, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में फॉलो हो रही है फैकल्टी ऑफ साइंसेज के अलावा सब में। फैकल्टी ऑफ साइंसेज के बाहर पेज नंबर 170 में 4.3.7 जो क्लॉज है 4.3 इंटरनल असेसमेंट में आप लोग देख सकते हैं क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनल में अगर से आप फेल होते हैं तो वापस से इंटरनल देना पड़ेगा, अगर से आपको एक्सटर्नल पेपर देना है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने दिया सेक्शन का पेपर, इंटरनल फेल हो जाता हूँ तो मुझे दोबारा देना पड़ेगा। अगर सिर्फ दोबारा में भी पास नहीं होता हूँ मैं इंटरनल तो मैं एक्सटर्नल नहीं दे सकता हूँ, मेरा पेपर फेल हो जाएगा। फिर अगली बार जब मैं पेपर दूंगा तो उस दौरान में मुझे इंटरनल पास होना पड़ेगा, फिर मैं एक्सटर्नल दे सकता हूँ। तो मैंने HOD को ये वाला पैराग्राफ हाईलाइट कर लेकर गया था मैं बढ़िया से फेबर कास्टिल के हाईलाइटर से कि भाई अच्छे से दिखे। मैंने दिखाया, बोला कि सर ये चीज़ है। उन्होंने अपने अंदाज़ में बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इन ऑर्डिनेंस से खेल नहीं चुके हैं, हम खेल चुके हैं इनसे, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। काफ़ी देर की बहस के बाद उन्होंने ये बोला मैं दिखाता हूँ तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन। तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मुझे जो दिखाया वो चीज़ आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे इस फोल्डर में इस नाम से, एकेडमिक काउंसिल मिनट्स 4 फरवरी 2019 का। इसके अंदर आप पेज नंबर 13 खोलेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसके अंदर आपको दिखेगा ये एकेडमिक काउंसिल के मिनट्स की मीटिंग है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें कंसिडर करने के लिए हम लोगों ने ली है आज हम लेकर बैठे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पेज नंबर 13 में एकेडमिक काउंसिल में इस 2 तारीख को मीटिंग हुई थी। इसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया था रेजोल्यूशन नंबर 3, उसके ऊपर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं आइटम्स फॉर कंसिडरेशन। HOD हमारे मैथ्स जो पढ़ाते हैं जिनको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि एक आइटम फॉर कंसिडरेशन इन अ मीटिंग एंड ऑर्डर दैट हैज़ बीन पास्ड आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वो मुझे आइटम फॉर कंसिडरेशन वाली ये डॉक्यूमेंट दिखाकर बोलते हैं कि ये पढ़ो। मैंने बोला ठीक है पढ़ा है, इसमें कहाँ लिखा है सर कि इंटरनल नहीं लेंगे। मुझसे पूछने लगे कि इसमें कहाँ लिखा है इंटरनल लेना है। मैंने बोला सर आप अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं लेना है, और मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ लिखा है नहीं लेना है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ लिखा है लेना है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी अजीब लॉजिक है HOD का। और आइटम फॉर कंसिडरेशन है ये, इसका उन्होंने मुझे कोई अप्रूवल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। रजिस्ट्रार ऑफिस से काफ़ी नोटिस मैं आपको बता सकता हूँ जिसके अंदर है, ऑफिशियली आप जाकर देख सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस ऐसे इशू की हैं। एकेडमिक का ऑर्डिनेंस जो है, एकेडमिक ऑर्डिनेंस के अंदर एडिट जो चीज़ें हुई थी, एक CBCS का नाम सुना होगा आपने, नेशन बिल्डिंग एंड NCC है, अभी वो अमेंड हुआ था उसका नाम, तो उसका नाम अमेंड हुआ था, उसकी नोटिस दी थी इन्होंने कि सब्जेक्ट का नाम अमेंड हुआ है। और एकेडमिक ऑर्डिनेंस के अंदर एक एडिट हुआ था, टाइपोग्राफिकल एरर हुआ था, उसको चेंज किया था इन्होंने, तो उसको चेंज किया था, उसका भी नोटिस आया था रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो मैंने बोला आप नोटिस दिखाइए सर उसी दिन 15 तारीख की इस पूरी बहस में, तो उन्होंने नहीं दिखाया। बोला कि जाओ अकमल रफ़ीक से मांगो। ये डॉक्यूमेंट भी मैंने उनसे मांग के एकेडमिक काउंसिल के रेजोल्यूशन के मिनट्स की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मिनट्स की जो है कॉपी सबको मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे नहीं मिली, या ऑनलाइन वेबसाइट पे जाने की, तो मैंने RTI फाइल किया देखने के लिए, तो ये आइटम फॉर कंसिडरेशन मिला, ये ऑर्डर भी नहीं है कि आप बता के बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, अब ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है फॉलो कर भी रहे हैं, तो इसमें कहाँ लिखा है? अगर से इसमें नहीं लिखा है तो साथ ही साथ जो ऑर्डिनेंस है हमारे पास उसके अंदर भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो हमारे पास अवेलेबल ऑर्डिनेंस था उस टाइम पे और अभी भी है, अभी ये जो रिसेंट अमेंडमेंट आया उससे पहले की बात है ये, हम लोग उसी को देखेंगे क्योंकि हमारे साथ जो भी हुआ उसी के बेसिस पे हुआ। तो उसके अंदर आपको मैंने पढ़ के सुनाया, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी 4.3.7, उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि इंटरनल फेल होंगे तो ये होगा। अब फैकल्टी ऑफ साइंसेस कहाँ से किस बेसिस पे ये पूरा एग्जाम्शन फॉलो कर रही थी उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। RTI से मैंने मांगा था, फर्स्ट RTI रिक्वेस्ट में मैंने इनसे यही मांगा था, बोला था कि आप मुझे अमेंडमेंट
आप मुझे ये बताइए कि ऑर्डिनेंस का जो इन्फोर्समेंट है 4.3.7 का वो कैसे हुआ जा रहा है जामिया में, आर्ट्स डिपार्टमेंट में, फैकल्टी ऑफ साइंसेस में, और क्लॉज नंबर 7.2.2 इम्प्लीमेंटेशन में। 7.2.2 आपको और नीचे मिल जाएगा प्रमोशन वाले सेक्शन में, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं 15B में ही। तो उसके अंदर भी यही था लिखा हुआ कि अ स्टूडेंट फेल्स इंटरनल असेसमेंट इन अ सेमेस्टर कोर्स, उसमें फेल हो जाएगा, प्रमोट नहीं होगा वो सब्जेक्ट में जब तक क्लियर नहीं करेगा। तो वो चीज़ है। तो मैंने अमेंडमेंट के बारे में पूछा था कि कुछ है, सर्कुलर MMO है, नोटिफिकेशन है रजिस्ट्रार ऑफिस से, एकेडमिक काउंसिल की कोई अप्रूवल वाली नोटिस है। तो इसका रिप्लाई मुझे 1 महीना 6 दिन के बाद आता है, और इसके रिप्लाई में भी मुझे ये ऑफिस ये चीज़ भेजती है, एकेडमिक काउंसिल की आइटम फॉर कंसिडरेशन वाली ही फ़ोटो, ठीक है, जो आप लोग को इसमें मिल जाएंगी RTI डॉक्स वाले फोल्डर में। और इसके अंदर इस 3rd वाले पॉइंट पे टिक हुआ होता है जो आप लोग पढ़े हैं अभी ही, ठीक है। इसके अंदर बस वही बात हो रही है, इंटरनल फेल होने का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, पास होने का जो क्राइटेरिया है दोनों मार्क्स को क्लब करके देखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो आप, सॉरी 40 कैसे भी स्कोर कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। फिर सेकेंड RTI मैंने फाइल किया था डेटा मांगते हुए, ये आप डॉक्यूमेंट खोल के देख सकते हो, राइट साइड में मैं अभी देख ही रहा हूँ और उससे ही बता रहा हूँ। तो सेकेंड RTI में मैंने स्टैटिस्टिकल डेटा रिकॉर्ड मांगा था। स्टैटिस्टिकल डेटा रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप नंबरों से बताओ, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे कि किस लड़के के किस लड़की के क्या नाम आए थे, कितने नंबर आए थे, क्या था। तो इसके अंदर मैंने मांगा था डेटा की बैकलॉग स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी बैकलॉग दे रहे हैं 2019 से 25 तक दिया है अभी तक, उनमें से कितने बच्चे इंटरनल्स के लिए रीअपियर हुए हैं, ठीक है। उनका लिस्ट मांगी थी मैंने सब्जेक्ट वाइज, सेमेस्टर वाइज ब्रेक डाउन करके। और ये पूरा डेटा आप लोग देखो, रिक्वेस्ट पढ़ सकते हो, मैं लंबा हो जाएगा ये इसलिए। तो इसके रिस्पॉन्स में HOD ने मुझे RTI का जो रिप्लाई आया, ये रिप्लाई भी 25 दिन के बाद आया। ये रिक्वेस्ट मैंने फाइल की थी 2 जुलाई को और एक्सेप्ट हुई थी 5 जुलाई को, और इसका रिप्लाई आया 38 जुलाई को, कुछ दिन पहले। तो इसके ऊपर जो रिप्लाई आया है, ये रिप्लाई के अंदर एक डॉक्यूमेंट अटैच की है जिसमें कमेंट्स ऑन RTI नाम है, ये देख सकते हैं आप सेकेंड RTI रिक्वेस्ट आंसर में जो फाइल है। इसके अंदर HOD साफ साफ लिखते हैं, टोटल 12 स्टूडेंट्स वर परमिटेड टू रीअपियर एन इंटरनल असेसमेंट एज पर द लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस। सेकेंड जो डेटा मांगा था मैंने था ईयर बैक स्टूडेंट्स के बारे में कि 2019 से 25 के बीच में कितने ईयर बैक स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने कितनी बार किस सब्जेक्ट का इंटरनल दिया है, किस सब्जेक्ट का पेपर दिया और उनके उसमें कितने मार्क्स रहे हैं, ये मांगा था। ऑर्डर टू अलाउ स्टूडेंट्स टू रीअपियर, इसके बारे में ईयर बैक का भी नहीं जिक्र कर रहे हैं, लिखा भी नहीं है कि ईयर बैक स्टूडेंट है, एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर टू अलाउ स्टूडेंट्स टू रीअपियर इन इंटरनल असेसमेंट वाज इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फैकल्टी ऑफ साइंसेज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों ने रिक्वेस्ट की इसलिए उन्हें अलाउ किया, फैकल्टी ऑफ साइंसेज की डीन ने और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ने, कोई भी हो सकता है दोनों में से। द रिकॉर्ड में बी अप्रूव्ड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द रिकॉर्ड में बी प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। फिर मैंने डिग्री के बारे में डेटा मांगा था कि भाई जिन भी बच्चों की डिग्रियाँ लैब्स हुई उनका डेटा दो 2019 से 25 में, वो कुछ बड़ा मुश्किल डेटा है नहीं निकालने का, बस निकालो दे दो। दूसरा पॉइंट मैंने पूछा था कि भाई जिनकी भी डिग्रियाँ लैब्स हुई हैं, किस सब्जेक्ट की वजह से लैब्स हुई हैं, उस सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स कितने थे, उन्होंने कितनी बार इंटरनल दिया था उसके अंदर, उसके बारे में उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने लिख दिया पॉइंट 3 और 5 में कि रिकॉर्ड्स ऑफ डिग्री में भी प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। फिर 5th पॉइंट जिसमें मैंने मांगा था कि भाई आप डेटा दो मुझे, किस बेसिस पे आप कर रहे हो, डेटा बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, किस बेसिस पे आप मिनट्स ऑफ द एकेडमिक काउंसिल फिर अटैच कर दिया इन्होंने, जिसमें आइटम फॉर कंसिडरेशन था कि भाई आइटम ऑफ कंसिडरेशन का मतलब ही क्या है कि भाई कंसिडरेशन था, उसका अप्रूवल क्या है, अप्रूवल बताओ ना, रजिस्ट्रार ऑफिस की नोटिस बताओ। जिस तरह 38 जुलाई अभी एक नोटिस आई जिसके अंदर अमेंडमेंट हुआ सारी फैकल्टीज़ के UG और PG कोर्सेज़ के बारे में कि भाई सबके अंदर 40 और 60 मार्क्स की वेटेज होगी, अब से इंटरनल में फेल हो गया आप तो एक्सटर्नल नहीं दे सकते, एक्सटर्नल पास होना पड़ेगा अलग से, इंटरनल अलग से पास होना पड़ेगा। तो ये नोटिस कहाँ है, ऐसी वाली नोटिस 30 जुलाई से पहले जो हमारा डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसको एड्रेस भी नहीं किया गया, वही चीज़ चिपका दी। अब HOD पता नहीं किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं लॉजिक को, उनका बड़ा ख़तरनाक लॉजिक है। आइटम फॉर कंसिडरेशन को कोट कर रहे हैं बार बार मिनट्स के अंदर जो डिस्कस की गई थी, तो अब जाहिर सी बात है उनका कुछ अलग लॉजिक चल रहा है, मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, हो सकता है कुछ और ही हो, IIT से PhD की उन्होंने, पता नहीं। तो खैर मैंने फर्स्ट अपील फाइल की फिर इसी रिक्वेस्ट के ऊपर मांगते हुए, क्योंकि अब इस HOD के पास डेटा नहीं था और HOD को रिप्लाई करना नहीं होता है, सर्टिफाई वो कर सकते हैं डेटा, लेकिन उन्होंने जब रिप्लाई किया तो उनका रिप्लाई करने का मतलब ये भी हो गया कि आपने अब डेटा नहीं है तो आपने HOD के तौर पे मतलब
COE के पास डेटा है, आप उनको बोलना था डेटा देने के लिए। तो ये RTI के एक्ट के तहत एक गलती है कि वायलेट किया आपने RTI का रूल कि आपको डेटा नहीं होने पे, ये जानकारी जब थी कि आपके पास बैकलॉग्स का डेटा नहीं है, ईयर बैक की डिग्रीज़ का डेटा नहीं है कि किन की डिग्रियाँ लैप्स हुई हैं, आपका काम था COE को भेजना 5 दिन के अंदर। आपके पास जब रिक्वेस्ट आई थी COE की तरफ से कि आप डेटा दो, ये तो आपके पास नहीं था, तो आपका फ़ौरन काम था कि आप भेजो। उन्होंने नहीं भेजा, तो मैंने उसके ग्राउंड्स दिए कि भाई क्यों मुझे फ़र्स्ट अपील फाइल करनी है। तो मैंने फ़र्स्ट अपील फाइल की रिस्पॉन्स के लिए। तो इसके अंदर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं उनको देना होता है डेटा, उनको साइन करनी होती है उन सारी चीज़ों पे, और COE को स्टैंप लगाना था, COE का डेटा था ये सारा कुछ, उन्होंने ये सब नहीं किया। ऑन पर्सनल स्टैटिस्टिकल डेटा सारी चीज़ें मांगी थी। ये फर्स्ट अपील वाली फाइल में आप देख सकते हो सारी चीज़ें कि क्या क्या मांगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा मुद्दा जो हमारे फेवर में हो गया है, डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती और HOD की खास करके सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि इन्होंने अपने हाथ से खुद लिखकर एक डॉक्यूमेंट दिया जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि कुछ 12 बच्चे, अब वो किस सेमेस्टर के 12 बच्चे, किस साल में एडमिट हुए थे 12 बच्चे, कब एग्जिट होने वाले हैं, कौन है क्या है, कुछ नहीं। बस उनके बारे में लिखा है कि उनको 12 लोगों को इंटरनल देने दिया, और कब देने दिया हमें तो नहीं पता, हमारे सामने ही सारी चीज़ें हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ। सुनने में आया है कि 15 जुलाई को HOD ने बुलाया कुछ 12 बच्चों को ग्रुप में। मैंने दोस्त से बात की तो उसने मुझे बताया कि भाई ऑफिशियल ग्रुप में आया। अब आप पता नहीं भाई, इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, वो होने के बाद अब DSA वाला पेपर जो कि 4th सेमेस्टर में है उसका पेपर का अब इंटरनल लेने के लिए बुला रहे हैं। आपके मुताबिक तो कोई रूल ही नहीं है इंटरनल लेने का। अब पता नहीं कहाँ से इन्होंने लोन बना दिया, क्योंकि ये साले ऑर्डिनेंस खोल के पी गए हैं, तो अब हो सकता है इनके पास कुछ हो कि इनके लिए कुछ खास बना रखा होगा एकेडमिक काउंसिल ने। तो ये पता नहीं किस अथॉरिटी से बच्चों को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे 1 महीना के बाद, ये बुलाकर बोल रहे हैं कि आप इंटरनल दो। अब जिस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया DSA का, तो अब नहीं जाने किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है इन्होंने जो दी अपने हाथ से लिखकर कमेंट्स ऑन RTI वाली, उसके अंदर लिखा है 12 स्टूडेंट्स को दिया इसलिए कि उन्होंने COE से लेटर लाया और डीन ऑफिस से लेटर लाया, किसी एक से भी लाया होगा, वो बोला उन्होंने। फिर ये बैक स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करने का रीज़न, या फिर उनको अलाउ किया तो कितनों को अलाउ किया उसका डेटा मांगा, नहीं दिया, उसके अंदर लिख दिया बस कि ऑर्डर टू अलाउ स्टूडेंट्स और इंटरनल असेसमेंट्स वाज गिवन बाय द कंट्रोलर्स ऑफिस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब बच्चों की और COE ऑफिस की गलती है कि भाई इनको परमिशन मिल रही है नहीं मिल रही है। अब इन 12 बच्चों को भी किस बेसिस पे परमिशन मिली है, क्यों मिली है, किसी को किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है, अप्रूव किया है, वो क्या है। माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है ये, सबसे पहली बात। माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर किस बेसिस पे आप किसी को चीज़ों को अलाउ कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो, उसका क्लियर कट एक प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोग जो आते हैं वो गरीब और पिछड़े जगहों से आते हैं। ठीक है, एक तो लड़का हो गया, गरीब लड़का हो गया, मुसलमान लड़का हो गया, और एक OBC लड़का हो गया। मुस्लिम लड़की हो गई, गरीब मुस्लिम लड़की हो गई, फिर गांव से आने वाली मुस्लिम गरीब लड़की हो गई, फिर OBC मुस्लिम लड़की भी हो गई। तो कई लेवल पे लोग जो हैं ऑप्रेस्ड है, कई लोगों पे, लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम है कई लेवल्स पे। और ऐसी जगह से जो लोग आ रहे हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसे उम्मीद से कि भाई आप पढ़ लिख कर कुछ करोगे। यहाँ पे आने के बाद एक प्रोफेसर जिनकी सैलरी 2,90,000 है, वो हमें बोल रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पे COE ने, मतलब डीन ने परमिशन दी। मतलब इनका रूल कहाँ गया, किसको साइट किया, इनके हिसाब से तो सब कुछ रूल के हिसाब से होना चाहिए, तो रूल्स कहाँ हैं। तो इन्होंने साइन भी किया था ये कमेंट्स ऑफ RTI में, और सैम भी किया अपना HOD वाला इनके रिज्यूम में जो ऐड होगा। तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट अपील के अंदर ऐड किया, जो कि आप लोग देख सकते हो। अगर से लेटर मांगा जा रहा है तो किस बेसिस पे मांगा जा रहा है लेटर, सबसे पहले। ठीक है, उसके बारे में बताओ आप। ठीक है, और किस बेसिस पे COE ऑफिस और डीन ऑफिस लेटर्स इशू करने के लिए राज़ी हो रही हैं, और HOD किस बेसिस पे मांग रहे हैं। और अगर ऐसे लेटर दिए गए हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जो सिस्टर डिपार्टमेंट्स है हमारे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और ज्योग्राफी, 2019 से 25 के बीच में इनको कितने लेटर्स इशू किए गए इनके लिए। ठीक है, इसके बारे में बताओ आप। और यूनिवर्सिटी में 11 फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस को छोड़कर,
और 29 सेंटर है, उनमें कितने सेंटर्स में और फैकल्टीज़ में के डिपार्टमेंट्स में कहाँ कहाँ ये पॉलिसी फॉलो होती है, उनकी लिस्ट दीजिए, यही मांग है। अगर से कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं करता है फॉलो तो किस बेसिस पे नहीं करता है वो बताओ आप, ठीक है। ये चीज़ मैंने मांगी इनसे। तो अब यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक प्रोसीजरल वे में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि एक जो है ये ब्यूरोक्रेटिक जो वे है इनका लेटर मांगने का, और इसके अंदर सारे लोग मिलकर एचओडी को इनकरेज कर रहे थे। एचओडी लेटर मांग रहे थे, डीन नहीं रोक रहे थे उन्हें कि भाई आप किस बेसिस पे लेटर मांग रहे हो। सीओई ऑफिस उनको नहीं रोक रही थी कि किस बेसिस पे आप लेटर मांग रहे हो। कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर से भी मैंने कंप्लेंट की, उस इंसान ने भी नहीं रोका, पूछा नहीं कि क्यों लेटर मांग रहे हो। मास्टर्स बैचलर्स सारे स्टूडेंट्स इससे परेशान हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे केस बहुत एक स्ट्रॉन्ग वे में बनता है कि भाई एचओडी किस बेसिस पे लेटर मांग रहे थे और ये सारे ऑफिशियल्स किस बेसिस पे लेटर्स इशू कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे और किसको कर रहे थे और किसी को क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है। सरासर एक नाइंसाफ़ी वाली बात है ये कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, हो ही कैसे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा मसला आके रुका है अब, ठीक है। अब ये इस डॉक्यूमेंट पे जो आरटीआई आया है, एचओडी जहाँ खुद बोल रहे हैं कि भाई मैंने अलाउ किया जब वहाँ से लेटर आया, वो साफ साफ यहाँ पे प्रोसीजरल वे में गलत काम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब करना ये चाहते हैं कि हम लोगों को करना ये है, हम लोग एक साल किसी का हो गया ईयर बैक में, किसी का सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया ईयर बैक का, किसी की डिग्रियाँ लैप्स हो गई हैं किसी की। तो अब हमारा यहाँ पे सोल्यूशन ये है इस चीज़ में कि जो नए लोग आए हैं उनके लिए तो नए रूल आ गए हैं 38 जुलाई को कि भाई अब वो इंटरनल में फ़ेल होंगे जैसे हमेशा से होते थे, फिर इंटरनल देना ही होगा, नहीं तो पेपर भी फेल होंगे। तो उनके लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है कि उनको इतना लड़ना नहीं पड़ेगा। अब साफ साफ एचओडी के लिए पढ़ने के लिए रूल मिल गया, वो पढ़कर बस समझे, कुछ नया इंटरप्रिटेशन ना निकाले उसका। लेकिन जिनका टाइम वेस्ट हो गया एक साल, जिनका 2 साल वेस्ट चुके हैं, जिनकी डिग्री लैप्स हो गई है, उनके लिए क्या होगा अब, उनके लिए क्या है, एचओडी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एचओडी के लिए भी डिसिप्लिनरी कमेटी बैठनी चाहिए इंसान के ऊपर कि आप एचओडी होकर क्या कर रहे थे एक डिपार्टमेंट के जहाँ पे आपका काम ही है लॉजिक पढ़ाना, लॉजिकल टेम्परमेंट बिल्ड करना, लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करना, मैथमेटिकल थिंकिंग बिल्ड करना, प्रमोट करना, फ्लरिश करना, नरिश करना, नर्चर करना। इस ऐसे डिपार्टमेंट के आप एचओडी थे और आप क्या कर रहे थे इन सब चीज़ों के साथ में, बच्चों के साथ में। आपका काम था एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना एकेडमिक सक्सेस के लिए। राइट टू एजुकेशन है ये हर स्टूडेंट का इंडिया में, हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन। हमारे राइट के साथ भी वायलेशन हुआ है कि हमें किस बेसिस पे इंटरनल देने नहीं दिया आपने, हमें किस बेसिस पे आप 40 मार्क्स हमेशा डिप्राइव कर रहे थे, किस बेसिस पे हो रहा था ये सब। तो इन सारी चीज़ों का जवाब देना है एचओडी को और देना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, जितने भी अभी लॉयर से मैंने बात किया है, और हमें लॉयर से बात करने की ज़रूरत है और इस तरफ जाने की ज़रूरत क्यों है। वैसे आप लोगों को कोई सवाल जवाब नहीं करना है तो आप मेरे साथ मत जुड़िए। अगर से आपको जुड़ना है, अगर से आपको सवाल पूछना है, अगर से आप में गुस्सा है, आपके अंदर हिम्मत है कि आपको इनसे सवाल पूछना है, इस डिपार्टमेंट को जवाबदेह रखना है, कई लोगों को, जितने भी प्रोफेसर्स ने आपके साथ बदतमीज़ी से बात की है, बदतमीज़ी से आपके मार्क्स काटे हैं, बदतमीज़ी और नाइंसानियत नहीं, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर कि किस तरह से किसी को देखें। आ गए हैं यहाँ पर तो किसी भी तरह से आपके साथ आप लोग बेहतर जानते हैं कि भाई क्या क्या आपको बोला है, ठीक है। तो उन सब से आपको सवाल का जवाब, इन सब से एक अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही नहीं चाहिए तो आप मत आइए। यू आर वेलकम। अगर से आपको जाने से पीछा छुड़ा कर चला जाना है, आप चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। सबसे अच्छा रास्ता वही है। लेकिन अगर से आपको जुड़ना है इसके साथ तो हम लोग करना ये चाह रहे हैं, या फिर मैं अभी फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ अगर से आप लोगों को जुड़ना है तो हम लोग सारे मिलकर कलेक्टिवली एटलीस्ट 15 लोग, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था उसके अंदर 15 लोग, मुझे मिलाकर 15 लोग ईयर बैक वाले हैं। तो 15 लोग मिलकर अगर से जब कोर्ट जाएंगे इस चीज़ को लेकर बताते हुए एक सारे केस को बिल्ड करके, तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी क्लियर वे में पैटर्न एस्टैब्लिश हो जाएगा कि एक ही चीज़ कई लोगों के साथ हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक बढ़िया केस रहेगा। सबसे पहली बात, हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या है, कोर्ट जाने की ज़रूरत ये इसलिए है क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए। और हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल कुछ फॉलो नहीं कर रहा था, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रखी है रेगुलेशंस की और रूल्स की, दोनों की। ना रूल एनफोर्स हो रहा है ना रेगुलेट हो रहा है कुछ चीज़। तो जब
कोड आएंगे हम आपको, मैं रिसेंट वाला एक केस बताता हूँ। जून में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अगेंस्ट में, ये बोलते हुए कि 4 लोगों ने हमारे यहाँ आकर अर्जी दाखिल की है कि आपने इनका 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया। अब 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बिना आप जेई की काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इन सब के अच्छे खासे रैंक थे, कोई एससी से था, कोई जनरल से, कोई जनरल ईडब्ल्यूएस से और एक एसटी या एससी से। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी पिछले जो है बैकग्राउंड से भी थे, ठीक है। अब ये लोग गए बोले कि हमारी क्या गलती है, जैसे हमने एग्ज़ाम दिया और हमारा रिज़ल्ट जल्दी नहीं आ रहा और हम उसकी वजह से क्यों अप्लाई ना करें काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे हमारी रैंक अच्छी है और हमें सीट्स भी मिल सकती है। रैंक अच्छी है नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन हमारी कोई गलती है नहीं कि हमने अप्लाई नहीं किया, हमने रिज़ल्ट नहीं लाया। ये तो NIOS की गलती कि वो थे, उनका काम है कि एग्ज़ाम्स के साथ कोऑर्डिनेट करें और डेट्स के साथ इशू करें रिज़ल्ट। तो उन्होंने ये जब फाइल किया था, आप लोग जाके पढ़ सकते हो न्यूज़ में, तो ये ऑर्डर जब आया था इसके अंदर इन्होंने केस में सुना है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और फ़ौरन इसके ऊपर जो है फैसला सुनाते हुए ये बोला कि जॉइंट एडमिशन काउंसिल जो है JAC जो बॉडी गवर्न करती है जो सा काउंसलिंग को, और उसको बोला, और NIOS को बोला कि इनका रिजल्ट जल्द से जल्द दो, और JAC को बोला कि इनको अप्लाई करने दो काउंसलिंग के लिए, ठीक है। काफ़ी एग्जाम्शन है बड़ा कि भाई इनको करने दो, क्योंकि इनकी क्या गलती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट इन मामलों में और ऐसे मसलों में स्टूडेंट्स का ही साथ देते हैं जब क्लियरली पैटर्न एस्टैब्लिश हो जाता है, या फिर विदाउट एनी डाउट एक चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है कि बच्चों की कोई गलती नहीं थी, वो रूल्स के हिसाब से ही चल रहे थे, सामने जो अथॉरिटी है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी। तो समझा, आप ये जाके सर्च करो 3 जून का या 4 जून का ऑर्डर आपको मिलेगा ये, ठीक है। मैं वो वाली डॉक्यूमेंट भी ऐड कर दूँगा इसके अंदर, जो है दिल्ली हाई कोर्ट की ऑर्डर वाली डॉक्यूमेंट है पूरी, जो वहाँ से रिलीज़ हुई है। तो ऐसे मामलों में हमारा केस भी काफ़ी फ्लॉलेसली बिल्ड हुआ है। यहाँ पे कर सकते हो आप भी लॉजिकली सोचो कि भाई कोई क्यों ही अपने 40 मार्क्स छोड़ेगा इंटरनल के, और अगर से ये बोल रहे हैं कि हमने तो कंडक्ट करवाए थे, तो आप बताओ कहाँ है कंडक्ट करवाए। अगर से इंटरनल का डेटा दिखाओ, एब्सेंट प्रेजेंट वाला, कितनी बार नोटिस दी थी आपने इंटरनल के बारे में, 2 बार लेने होते हैं मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम हर सब्जेक्ट के, रूल में है वो भी, HOD रूल्स फॉलो करते हैं। तो कितनी बार तकसीर अहमद सर ने मेरा रियल बैच में रियल एनालिसिस का एक ही बार इंटरनल लिया था 30 मार्क्स का, तो बताओ कितने सेशनल लिया आपने फिर। वैसे ही काफ़ी बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, काफ़ी टीचर्स के साथ। तो हमारे पास एक क्लियर पैटर्न इस्टेब्लिश हो चुका है अब्यूज़ और नेग्लिजेंस और मिसकॉन्डक्ट का और हरासमेंट का, ठीक है। जब हम लोग सही चीज़ को लेकर जा रहे थे फिर भी हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों के पास पावर और अथॉरिटी अब ये है कि हम हमारी राइट्स को इन्फोर्स करें और कोर्ट जाएँ और बोलें कि हमारे साथ ये हुआ है, इस इंसान ने ऐसे किया, इस इंसान की वजह से दूसरे लोगों ने भी ये किया। डीन अकमल रफ़ीक को इतने एप्लीकेशन हमने दिए, मिस्टर अकमल रफ़ीक को, उन्होंने भी कुछ नहीं किया वहाँ पे, एप्लीकेशन गुम जाते हैं उनके पास देने के बाद। तो वो भी कंप्लेसिटी इस चीज़ के अंदर की कि भाई आपके पास एक ही फैकल्टी के एक ही डिपार्टमेंट से हर साल इतने एप्लीकेशन आ रहे हैं एक ही कंप्लेंट को लेकर। मिस्टर अकमल रफ़ीक COE के अंदर ऑफिस असिस्टेंट है, जो कि फैकल्टी ऑफ साइंसेस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ और डेंटिस्ट्री, ये तीनों डिपार्टमेंट्स के ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है। अंदर बैठ के ये देखते हैं कि भाई फैकल्टी ऑफ साइंसेस के मैथ्स डिपार्टमेंट से ही पिछले 4 साल से एक ही कंप्लेन आ रही है बार बार इंटरनल को लेके, ये क्या किया उसके ऊपर इन्होंने कंप्लेन क्यों अभी तक फॉरवर्ड नहीं करी। कुछ तो सीनियर्स ने एहतशाम सर से भी कुछ दिया डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन, उसका क्या रिज़ल्ट आया, उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि हम लोग गए हैं, बात की है, बात करने के बाद DSW से भी रिप्लाई नहीं आया, VC ऑफिस से भी नहीं आया, असिस्टेंट कंट्रोलर से भी मैंने बात की, उनका भी कुछ नहीं आया, सब कुछ नहीं आया। तो अब इसके अंदर हमारा केस स्ट्रांगली बिल्ड होता है कि भाई जाओगे कोर्ट में तो होगा क्या, आप वो लोग पूछेंगे कि भाई अगर से फाइल करेंगे केस तो क्या होगा, क्या रिलीफ मिलेगी। तो हम लोग रिलीफ में काफ़ी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे, करने वाला हूँ मैं अभी। साथ को मुझे इमरान से मिलना है, उससे पहले मैं जिससे मिला था वो इंसान ने कुछ चीज़ें सजेस्ट की, बोला कि वो ये बोलेगा, वो ये मांग रख सकते हैं कि भाई हमको सीधे 3rd ईयर में प्रमोट करो, क्योंकि हमारी गलती से हम फेल नहीं हुए एग्ज़ाम्स में, राइट। हमारी गलती की वजह से हम लोग क्राइटेरिया क्लियर नहीं किए पेपर्स क्लियर होने का, हमारा बैकलॉग क्यों लगा है किसी भी पेपर में, क्योंकि हमें सही से मौका नहीं मिला पेपर देने का, इस वजह से। तो हमें इमीडिएट इफेक्ट के साथ 3rd ईयर में प्रमोट किया जाए, या फिर जो भी फर्स्ट ईयर से 2nd ईयर में प्रमोट होने वाला था उसको 2nd ईयर में प्रमोट किया जाए, कैसे किया जाए, काफ़ी चीज़ें। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये हो, ये एक चीज़ वो लॉयर मुझे सजेस्ट कर रहा था। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन HOD के अगेंस्ट में ये चीज़ हो, सेकेंड चीज़। और थर्ड चीज़ और ये बता रहा था वो कि भाई
कुछ रिलीफ मांगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब इमरान से मैं बात करूँगा तो ये होगा, लेकिन कोर्ट जाएंगे तो आप लोगों को जिसको भी मेरे साथ आना है, हम लोग सब मिलकर पिटिशन फाइल कर सकते हैं इस चीज़ में, जिनकी डिग्रियाँ लैप्स हुई। और बड़ा वायलेशन है कि भाई आप लोगों ने 5 साल इंसान के बर्बाद किए, मेरा दूसरा साल बर्बाद हो रहा है अब यहाँ पे, ठीक है। मैं 2022 से हूँ यहाँ पे, तो टाइम बर्बाद होना मामूली बात नहीं है। अगर से सरकार का कोर्ट का टाइम आप ख़राब करते हो तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर कर दिया जाता है, आपसे चालान मांग लिया जाता है। आप अगर से बेकार की चीज़ें करते हो कोर्ट में फाइल, ठीक है। हर किसी का टाइम ज़रूरी है यहाँ पे, खास करके इस उम्र में। तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं बिल्कुल, इसके अंदर मैंने उतने अच्छे से समझाया नहीं कि क्यों हमको जाना चाहिए, लेकिन आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं समझाऊँगा जितना अच्छे से हो सकता है। और अभी जितना भी था मैं इस चीज़ को सामने रखना चाहता था कि भाई ये कितना क्लियर है और कितना क्लियर कट केस हमारे फेवर में है। तो ये चीज़ हमको सबसे पहले करनी है क्लियर कि भाई केस हमारे फेवर में है यहाँ पे, हम दिल्ली हाई कोर्ट जब जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, बात करने के बाद मैं 7th को आपको अपडेट करूँगा रात में कि भाई क्या हुआ वहाँ पे बातचीत और क्या खर्चा आएगा, क्योंकि पैसे तो लगेंगे। अगर इससे प्रो बोनो कोई केस नहीं लेता है तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। और हाँ, लेट्स टॉक सून, टेक केयर।